ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ गोयनका लेक्चर में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में महिलाओं के रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की, नतीजों को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है। इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के बहाने लालू यादव पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने लालू के जंगल राज को नकार दिया है। जो नतीजे सामने आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि जंगल राज अब दोबारा नहीं आएगा और ये जोरदार प्रहार है लालू यादव पर पीएम मोदी का। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने लालू के जंगल राज को नकार दिया है। मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट राइट सेंटर हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव जीतने का मंत्र बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन लोगों पर भी तंज कसा जो कहते हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे विकास और लोगों की संवेदनाओं के प्रति कटिबद्ध रहने का भावनात्मक मोड ही है जो बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं।
जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार से बड़ी खबर है। रोहिणी मामले में तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला आया है। अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तेज प्रताप की ओर से कहा गया है और जय चंदो को दुर्व्यवहार का परिणाम जो है वो भुगतना होगा। तेज प्रताप ने यह भी कहा है, इस घटना ने दिल को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। मैंने सह लिया, मेरी बहन के साथ जो हुआ वो असहनीय है। तेज प्रताप की ओर से ये बातें कही गई हैं। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी, ये तेज प्रताप की ओर से बात कही गई है। रोहिणी आचार्य के मामले को लेकर लगातार तेजस्वी और लालू परिवार पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच में तेज प्रताप का ये बड़ा हमला है। अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तेज प्रताप की ओर से कहा गया है। जय चंदो का जिक्र बार बार उनकी ओर से किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जय चंदो को जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया है उसका परिणाम भुगतना होगा और वो चेतावनी भी दे रहे हैं। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी, जनता सब देख रही है। और इस पूरे ही मामले को लेकर तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव पर लगातार वो हमला भी बोल रहे हैं और साथ ही संजय यादव जिनका जिक्र आ रहा है उन पर भी वो हमला कर रहे हैं। लालू राबड़ी परिवार में तेजस्वी और रोहिणी की लड़ाई जब से सड़क पर आई है, पिछले 3 दिन से हर रोज कोई ना कोई विवादित कहानी सामने आ रही है। अब एक नए सोशल मीडिया पोस्ट में रोहिणी ने परिवार के जहरीले इंसान का जिक्र किया है और इस पोस्ट में एक बार फिर से रोहिणी का दर्द दिखा। इस बार भी बिना नाम लिए रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लिखा, परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। रोहिणी ने ये पोस्ट अपनी बड़ी बहन मीसा भारती से मिलने के कुछ घंटों बाद किया। बहन मीसा भारती से मुलाकात कर लौटते वक्त जब रोहिणी से सवाल किया गया कि उन पर चप्पल किसने फेंकी, तो इस सवाल के जवाब में रोहिणी ने कहा, रोहिणी जी चप्पल आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। जनशक्ति जनता दल के हैंडल से अपनी पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी करारा प्रहार किया। तेज प्रताप ने लिखा है कि तेजस्वी ने जयचंद रूपी षड्यंत्रकारियों को हमारे परिवार में इस तरह घुसने दिया कि पूरा परिवार बिखर गया है। आरजेडी परिवार तार-तार हो गया है और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पने के लालच में थे। तेज प्रताप ने अपील करते हुए लिखा कि बिहार की सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बेटियों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन घटनाओं पर चुप मत रहिए। आरजेडी के नेतृत्व से जवाब मांगिए। जब मलाई बांटने का समय था तो सब कतार बनाकर बैठे थे, तो आज मेरे परिवार के टूटने पर ये सब चुप क्यों हैं? ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं। और आज मेरा घर संकट में है, माता पिता असुरक्षित हैं, मेरी बहनें घर छोड़कर चली गई हैं, पूरा का पूरा परिवार पीड़ा से गुजर रहा है। जनता मालिक से आग्रह है, इन जयचंदों को पहचानिए, इनसे सवाल कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से घेराव कीजिए। लालू परिवार के ड्रामे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि तेजस्वी यादव का अपनी बहन रोहिणी यादव पर चप्पल उठाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो कुछ आज सामने आ रहा है वो कोई संयोग नहीं, ये उसी परिवार के पतन की कहानी है जिसने कभी लाखों परिवारों को दर्द दिया था। कर्म न तो भूलता है न माफ करता है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस जरूरियत में इस तरह का काम किए हैं ये जांच का विषय है। उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। रोहिणी आचार्य का विवाद अब लालू परिवार से निकलकर सड़क पर आ गया है। आज पटना में लालू यादव के आवास पर कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारेबाजी वहां शुरू कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
रोहिणी आचार्य के समर्थन में और संजय यादव के विरोध में नारेबाजी करते हुए ये समर्थक लालू यादव की आवाज तक पहुंच गए। इन कार्यकर्ताओं को दुख है कि किसी बाहरी व्यक्ति के चलते लालू यादव का परिवार बिखर रहा है। लालू जी का परिवार जो टूट रहा है, राजद का जो ये हालत है, इसके अकेले संजय यादव जिम्मेवार है। ये आरजेडी समर्थक काफी देर तक लालू की आवाज पर इसी तरह हंगामा करते रहे। इस बीच एक वरिष्ठ नेता इन्हें चुप कराने की कोशिश करते भी देखे गए। तेजस्वी और रोहिणी विवाद के बीच आरजेडी की पटना में बैठक हुई और इस बैठक में आरजेडी के विधायकों ने तेजस्वी को विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। आरजेडी की बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और रोहिणी की बड़ी बहन मीसा भारती भी शामिल हुई। यही नहीं, रोहिणी जिस संजय यादव को टारगेट कर तेजस्वी पर भी सवाल उठा रही है, वो संजय यादव भी बैठक में शामिल थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ तेजस्वी ने पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, हार पर मंथन किया और एक सुर में तेजस्वी को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। निर्वाचन हुआ विधायक दल के नेता के रूप में। राजद एक परिवार है, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन संजय पार्टी के एसेट हैं जी। संजय पार्टी के एसेट मैं जो जानता हूँ। एक तरफ लालू परिवार में रार है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में नई सरकार की शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। राज्यपाल के पास जाने से पहले नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे, जहां कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। अब 19 नवंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुनेगी और माना जा रहा है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे, हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई सरप्राइज हो सकता है। गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जेडीयू के नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, एकदम श्योर। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, एकदम श्योर, जो मुझे सुनने में मिला है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता अभी भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे। वो हमारे सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया बढ़ती है और आप लोग को बहुत जल्द बिहार के अंदर सुशासन से समृद्धि वाली सरकार, अब चरित्र की राजनीति करने वाली सरकार, चतुराई की राजनीति करने वाले से बिहार को मुक्ति मिला है। अब सबकी नजरें 20 नवंबर की तारीख पर टिकी हैं और तभी साफ होगा कि बिहार का भविष्य क्या रहने वाला है। इधर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए में फिर से हलचल बढ़ गई है, तो उधर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के सामने फिर से वही पुराना ऑफर पेश कर दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। अभी भी वो कई दलों को तोड़ने के लिए बीजेपी लगे हुए हैं, वार्ता उनकी चल रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी को छोड़ दे और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ले। 19 तारीख के पहले नीतीश कुमार जी महागठबंधन अपने परिवार, नीतीश कुमार जी 5 साल इंडिया गठबंधन के साथ बिना शर्त के, बिना लेट किए 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हालांकि जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
इंदौर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने इशारों ही इशारों में बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर डाली। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार में दोबारा बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो नतीजे कुछ और होंगे। बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है, ईसी ने मदद की है। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराया। 6 तारीख को हर लोगों के अकाउंट में पैसे गए, तो हम हारे नहीं हैं, हराए गए। दरअसल बिहार चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी की तारीफ की है। व्यापार के लिए यूपी आदर्श राज्य है। पीयूष गोयल की ओर से कहा गया है यूपी की कानून व्यवस्था सर्वोच्च स्तर पर है इस वक्त, और इसके लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को श्रेय जाता है। पीयूष गोयल की ओर से ये बातें कही गई है। Chief Minister Yogi Adityanath, under the guidance of Prime Minister Modi, has completely transformed Uttar Pradesh. He's made it a place to do business in. He's brought in law and order of the highest level. Infrastructure is world class. The people there are charged. They want to make a better future for their children, for their families, and the state has a very, very bright future. बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की नजर यूपी पर है। एआईएमआईएम की ओर से ऐलान हो गया है कि पार्टी यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी 21 और 22 नवंबर को बिहार के सीमांचल में रहेंगे, जहां उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इधर ओवैसी के सीमांचल जाने से पहले ही एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने दावा कर दिया कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अखिलेश यादव से बात करने वाले हैं। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा भी। उधर कांग्रेस लगातार ओवैसी पर हमलावर है। हमारी ये भी समझदारी है कि एमआईएम एक दक्षिणपंथी संगठन है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि जिस तरह बीजेपी एक विशेष वर्ग के जज्बात को भड़काकर सियासत करती है, वही काम ओवैसी भी करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें मुंबई की तरफ घूम गई हैं, जहां बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं जल्द ही, और इसे लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार नजर आ रही है। शनिवार को कांग्रेस के चुनावी प्रभारी रमेश चेन्नथिला की अगुवाई में मुंबई कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें घोषणा की गई कि बीएमसी का चुनाव कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी। मुंबई कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया कि हम इस मुंबई कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आगे ला रहे हैं। अब उद्धव गुट कह रही है कि कांग्रेस की हालत बिहार जैसी हो जाएगी। बिहार में आरजेडी ने आपको सहयोग किया, आरजेडी बेचारी 30 के नीचे आ गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने सहयोग किया, अखिलेश जी की देख लीजिए हालत। एक हम ही तो हैं जो आपके अपने हैं, अगर आप हमें भी अपना नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएमसी चुनाव अब जनवरी 2026 के अंत तक करवाना होगा। पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पंजाब के नवा शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई है। अंधाधुंध फायरिंग वहां पर हुई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमलावरों ने कार पर करीब 35 राउंड फायरिंग की। नवा शहर जिले के बंगा के पास बस स्टैंड की एक घटना है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नवा शहर में ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अंधाधुंध ये फायरिंग वहां पर हुई है, एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जानकारी ये है कि हमलावरों ने कार पर करीब 35 राउंड गोलियां चलाई। अब ये कौन थे, क्यों ये सब यहां पर किया गया, इस तरीके से गोलीबारी क्यों हुई है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन ये बंगा के पास बस स्टैंड की घटना नवा शहर की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़े, खबर केरल से है। केरल के कुन्नूर में एक कार ऐसे ओवरब्रिज पर चढ़ गई जो आधा ही बना था। आगे जाकर वही कार नीचे गिरते हुए ओवरब्रिज के पिलर्स के बीच फंस गई, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां से निकाला गया। ओवरब्रिज के पार्टीशन के बीच में जाकर कार फंस गई थी। ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे जाने की कोई उम्मीद। जमीन पर गिरने को तैयार उस कार के अंदर उसका ड्राइवर भी फंसा हुआ नजर आया। शीशों के उस पार दिख रही हलचल के बीच लोग ओवरब्रिज पर पहुंचे।
इससे पहले कि कार नीचे गिरती, उससे पहले ही ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिर लिफ्टिंग मशीन मंगाकर कार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा गया। अपने तरह के अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कार बाहर निकाल ली गई। तेलंगाना के आदिलाबाद से सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। लेकिन टक्कर के बाद बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। इसके बावजूद ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका, बल्कि फुल स्पीड से उसे दौड़ाता रहा। ट्रक ड्राइवर करीब 5 किलोमीटर तक ऐसे ही बाइक को नेशनल हाईवे 44 पर घसीटता रहा। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी गाड़ी से ट्रक का पीछा किया और काफी दूर जाने के बाद उसे रोका। लेकिन जब तक ट्रक को रोका गया, उसमें फंसी बाइक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। महाराष्ट्र से अगली खबर है। यहां श्रीरामपुर बेलापुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर खंबे को तोड़ते हुए पलट गई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजली की रफ्तार से टकराई कार। अचानक रात करीब 11:15 बजे कार के हाहाकार ने इस सड़क पर पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी, फिर बिजली वाले पोल से टकराई और फिर हवा में उछलकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे दोनों लोग उछलकर बाहर आकर गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए, लेकिन इसी दौरान 1 सेकंड से भी कम समय के अंतर से ये स्कूटी सवार बच गए। वरना जिस तरह से कार पलटी, अगर स्कूटी सवार इसकी चपेट में आ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर के नशे में होने के चलते हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड में एक किसान ने थार में हो रही तकनीकी परेशानियों से निपटने के लिए अनोखा रास्ता निकाला। किसान ने थार को 2 गधों से खिंचवाकर कंपनी के शोरूम पहुंचा दिया। ये थार को लेकर कंपनी के शोरूम के खिलाफ नाराजगी का वही वीडियो है। 2 गधे बकायदा नई सी दिख रही थार गाड़ी को खींच रहे हैं और इस बात को हर किसी तक पहुंचाने के लिए बकायदा ढोल नगाड़े भी बजाए गए। थार के ऊपर उस कंपनी का पोस्टर लगाकर उसे गधा बताया जा रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि इस शोरूम से गाड़ी ना खरीदे, ये खराब गाड़ी देते हैं। इसी अंदाज में घर से होते हुए किसान गणेश सांगड़े अपनी थार को कंपनी के शोरूम तक लेकर गए। पता चला कि दिसंबर 2024 में खरीदी गई इस थार में कई बार तकनीकी खामियां आ चुकी है। कई बार गाड़ी सही कराई गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कहीं किसी सुनवाई से फायदा नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये तरीका निकाला। तस्वीरें सामने आने के बाद जब शोरूम की आलोचना शुरू हुई तो अब शोरूम वाले जागे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आवारा कुत्ते ही लोगों पर हमला किया करते हैं, लेकिन जयपुर में तो अपने मालिक के साथ चल रहे पालतू कुत्ते ने ही एक महिला को नोचने की कोशिश की। पट्टे से बंधे कुत्ते ने मौका पाते ही एक महिला पर झपट्टा मार दिया। जयपुर के केशवपुरा इलाके की सोसाइटी में ये महिला सुरक्षित जगह पर खड़ी थी। तभी झब्बेदार बाल वाला कुत्ता अचानक उसकी ओर बढ़ा और हमला कर दिया। कुत्ते के जोर से नीचे गिरने वाली महिला जब चीखने लगी, तब कहीं जाकर उस कुत्ते के मालिक ने उसे कंट्रोल किया। कुत्ते के हमले से महिला के हाथ में खून तक निकल आया। अब नाराज महिला ने पालतू कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। राजस्थान से खबर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी सड़क बनाई जो 24 घंटे के अंदर ही टूटकर बिखर गई, जिसके बाद सड़क की हकीकत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट गए। सड़क का एक किनारा पकड़ा और जैसे ही उठाया पूरी सड़क उखड़ गई। ये सड़क जयपुर शहर के मोती डूंगरी इलाके की है। शनिवार की रात को काम शुरू हुआ और रविवार सुबह सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन दोपहर में ही दरार दिखनी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने सड़क की हकीकत को कैमरे के सामने ला दिया।
उस सड़क का 24 घंटे के बाद क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। 24 घंटे से पहले यानी रविवार दोपहर से ही ये बनी हुई सड़क उखड़ने लगी, यानी जो सड़क सुबह के वक्त बनाई गई थी दोपहर में ही उसका ये हाल होने लगा। ये साल 1 साल कैसे चलेगी यहाँ पे? सवाल ही नहीं चली, 15 दिन नहीं चल पाएगी। जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो। स्थानीय लोगों ने सड़क टूटने की वजह भ्रष्टाचार बताया और जांच की मांग की। ग्वालियर झांसी हाईवे पर हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई। पांचों दोस्त फॉर्च्यूनर कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार रेत से भरी ट्रॉली से टकरा गई और यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पांचों दोस्तों की मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। एक तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा सिरोल थाना क्षेत्र के मालवा कॉलेज के पास NH44 पर हुआ था। पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो युवकों के मोबाइल से हादसे के पहले का वीडियो मिला। अरे मैं म्यूट कर दूंगा तुम, मैं कह रहा हूँ। जिसमें पांचों साथी सिगरेट पीते और समोसे खाते देखे गए। हादसे के पहले का ये वीडियो ग्वालियर के चौरासी मंदिर के बाहर का है, जिसमें आप उनकी कार को भी देख सकते हैं। ये सभी बर्थडे पार्टी मनाने के बाद जब घर लौट रहे थे तभी रेत भरी ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गई और उसमें लदा बालू कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पांचों दोस्तों की बॉडी को बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। बिहार के हाजीपुर से अगली खबर है। हाजीपुर में पेट्रोल भरवाने के बहाने आई लुटेरों ने हथियार का डर दिखाकर पेट्रोल पंप को लूट लिया और जाते जाते अपनी दहशत कायम करने के लिए उन्होंने वहां पर फायरिंग भी की। बाइक पर आए तीनों लुटेरों ने चेहरे को रुमाल और हेलमेट से ढक रखा था। वो खाली पड़े पेट्रोल पंप पर पहले तो ग्राहक की तरह चुपचाप पेट्रोल भरवाते रहे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई आने जाने वाला नहीं है, तुरंत उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हथियार तान दिया। हथियार देखकर कर्मचारी के पास रखा पैसों का बैग लेकर वो फरार हो गए। पैसा झपट लिया गया और झपट करके फिर भागा और भागने के क्रम में एक फायरिंग की गई दहशत फैलाने के लिए। लुटेरों ने पंप से 50,000 से ज्यादा पैसे लूटे। अब सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश जारी है। यूपी के बदायूं में पुजारी हत्याकांड मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। डीआईजी और एडीजी जोन ने मौके का मुआयना किया और मंदिर प्रबंधन से पूरे मामले की जानकारी हासिल की। डीआईजी और एडीजी जोन साईं मंदिर में वहां पर गए जहां पर पुजारी की गला रेत कर हत्या की गई थी। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद एडीजी जोन ने बताया कि हत्या के आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसी मंदिर में पुजारी की हत्या की गई थी। हाथ पैर बांधकर गला दबा दिया गया था। वादा पुलिस चौकी से इस मंदिर की दूरी सिर्फ 100 मीटर है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हत्या क्यों हुई अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के मुरादाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। वहां एक शख्स ने सरेआम नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। ये छात्रा जैसे ही एक गली से निकल रही थी, सामने से आई साइकिल सवार आरोपी ने उसे रोक लिया। दीवार होने की वजह से वो छात्रा पीछे नहीं हट पाई, जिसके बाद आरोपी उससे अश्लील हरकत करने लगा। छात्रा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कर्नाटक से अगली खबर है। कर्नाटक के बेंगलुरु से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मामला बेंगलुरु के शांति नगर इलाके का है। यहां लुटेरों ने सरेआम एक स्कूटी सवार को लूट लिया। रात के वक्त स्कूटी से जा रहे युवक दूसरी स्कूटी पर सवार 3 लुटेरों से ओवरटेक किया और जैसे ही स्कूटी सवार युवक ने गाड़ी रोकी, उससे लूटपाट शुरू कर दी। एक एक कर सामान छीना और जब स्कूटी सवार युवक ने विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच स्कूटी सवार युवक ने गाड़ी छोड़कर लुटेरों का मुकाबला करने की कोशिश की तो लुटेरे हथियार के बल पर धमकाते हुए मारपीट करने लगे और फिर अपनी स्कूटी पर सवार होकर भाग निकले। घटना 15 नवंबर सुबह के 4:30 बजे की है। उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के मसूरी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। वहां स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियों और एक लड़के के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया।
इसके बाद एक लड़की ने उस युवक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। भगत सिंह चौक पर देर रात करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की और लड़के के बीच कहासुनी हो ही रही थी कि इसी बीच 2 और लड़कियां वहां पहुंच गईं, जिसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोगों के बीच बचाव के बाद ये मामला शांत हुआ। साथ ही लोगों ने मसूरी में पिछले कुछ महीनों से तेजी से खुले स्पा सेंटर को लेकर भी चिंता जताई। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर लखनऊ के सरोजनी नगर में सरदार एट 150 एकता यात्रा का आयोजन किया गया। ये भव्य यात्रा स्कूटर इंडिया चौराहे से सैनिक इंटर कॉलेज ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे। हाथों में तिरंगा, देशभक्ति के गीत और नारों से पूरा सरोजनी नगर गूंज उठा। सरदार एट 150 एकता यात्रा का आयोजन बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय, लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय मौर्य, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। राजेश्वर सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का वास्तुकार बताते हुए कहा कि सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय और नीति कौशल ने ही अखंड भारत की नींव रखी। सरदार पटेल ने दिशा दी थी एकता की, अखंडता की, कि देश को हमें अखंड रखना है, देश को हमें मजबूत रखना है। उनकी सोच थी, जिसके कारण आज हम इतनी शांति से हिंदुस्तान में बैठे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है हिंदुस्तान को हम और मजबूत करें और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पे लेके चलें। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि आज फिर कुछ शक्तियां समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। जातिवाद जहर है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इस बीच यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है। मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। सड़क पार कर रही महिला को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ कि ये जानकारी सामने आ रही है। ट्रक से टक्कर के बाद बुलेरो पलटी। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।